हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइन के बारे में। अ लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट विच हैज़ ओनली लेंथ नीदर ब्रेथ नॉर थिकनेस। यानी जो लाइन है ना, वो बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं को एक साथ मिलाकर बनने वाली एक लाइन है। ठीक है, जिसकी ना तो कोई जिसकी सिर्फ केवल लंबाई होती है। ये क्या होगी? केवल लंबाई। नीदर ब्रीथ, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। नॉर थिकनेस, और इसकी कोई मोटाई नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाई एक लाइन, ठीक है। आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो, राइट में लेफ्ट में कितने बढ़ाते जाओ हमेशा बढ़ती चली जाएगी। अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे लिखेंगे ए बी, और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना देंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इस तरीके से हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंटों को ज्वाइन करने से मिलने वाली एक लाइन है, जिसकी ना चौड़ाई है और ना उसकी कोई थिकनेस है। अगला आता है लाइन सेगमेंट। देखो नाम से पता लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब है कि लाइन का टुकड़ा। अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। एक लाइन का ऐसा पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन के कभी कोई एंड पॉइंट नहीं होते, दोनों तरफ हमेशा बढ़ती रहती है। जबकि लाइन के एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट के, जिसकी लंबाई को हम नाप सकते हैं। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15, 20, 25, जिसके नापा जा सकता है। और इसकी कोई एक शुरुआती पॉइंट होगा और एक इसका एक एंड पॉइंट होगा। लाइन सेगमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ए बी लिखा, ऊपर एक इस तरीके से छोटी सी डंडी बना देनी है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन सेगमेंट को। क्लियर? उसके बाद आते हैं हमारी रे। अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये भी एक लाइन का पार्ट होता है, लेकिन विद अ वन एंड पॉइंट, जिसका केवल एक ही एंड पॉइंट होता है। दूसरा जो पॉइंट होता है, दूसरा शिरा होता है, वो कंटिन्यूली इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे सीढ़ी हो गया, यहाँ से तो शुरुआत है, अब एंड कहाँ होगा कोई इसकी मालूम नहीं है, ये कंटिन्यूली बढ़ता रहेगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? जैसे कि ए बी लिखा मैंने, एरो बी की तरफ जा रहा है, तो मैंने ए से बी की तरफ एरो बना दिया। सी डी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सी डी लिखा, डी की तरफ एरो जा रहा है, तो मैंने डी की तरफ एरो यहाँ पे शो कर दिया। इसके बाद आता हमारा कॉलिनियर पॉइंट। 3 और more पॉइंट लाइंग ऑन द सेम लाइन। 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट। देखो जैसे कि ए बी सी तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये कॉलिनियर पॉइंट कहलाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद आता हमारा नॉन कॉलिनियर पॉइंट। जैसे कि कॉलिनियर का मतलब 3 पॉइंटों का एक लाइन में होना, नॉन कॉलिनियर का मतलब तीनों पॉइंटों का एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद ना होना नॉन कॉलिनियर कहलाएगा। 3 और more पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन अ सेम लाइन। अगर वो सेम लाइन में नहीं आते, तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, यानी कि दो तो आ सकते हैं, ये दोनों एक लाइन में, ये दोनों एक लाइन पर, तीनों एक ही लाइन में नहीं आ सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन कॉलिनियर लाइन। उसके बाद आता हमारा एंगल। An angle is a formed when two rays originated from the same endpoint. The ray making an angle are called arm and endpoint are is the vertex. कहने का मतलब ये है कि कोई दो रे हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही हो, जिनका ओरिजिन पॉइंट एक ही होगा, वहाँ से जाने वाली दो रे, उनके बीच में जो ये झुकाव बनता है, इस झुकाव को क्या बोलेंगे? हम एंगल बोलेंगे। और जो ये दोनों रे होंगी, इन रे को इस एंगल की आर्म्स बोला जाएगा। रे ओ ए, रे ओ बी, इसको भी आर्म्स बोला जाएगा, इसको भी आर्म्स बोला जाएगा। और जो इनका कॉमन पॉइंट होगा उसे बोलेंगे वर्टेक्स। ठीक है, और दोनों रे के बीच में जो बनने वाला ये झुकाव होगा, ये कहलाएगा एंगल। क्लियर? इसके बाद आता हमारा टाइप ऑफ एंगल। सबसे पहला है एक्यूट एंगल। एक ऐसा एंगल जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 10, 20, 50, 57, 69, 87, 90, 89, 90 से छोटा होना चाहिए बस, उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल। इनकी फिगर कुछ इस तरीके से होती है, लाइक जैसे कि वी बना हुआ हो। ठीक है, ध्यान रहे इनकी शेप कुछ इस तरीके से वी शेप में होगी। मैक्सिमम ये यहाँ तक इतना हो सकता है, ठीक है, लेकिन झुका हुआ वी ही रहेगा, तो वो एक्यूट एंगल होगा। बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से एल बन जाता है, ठीक है, तो वो हमेशा राइट एंगल होगा। और अगर इसका झुकाव थोड़ा सा दूसरी तरफ बढ़ जाता है
90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा इस तरफ हो जाता है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, जिसको मैंने यहीं पे आगे एक्सप्लेन किया है। देखो राइट एंगल जैसे मैंने आपको बताया 90 डिग्री का एंगल होता है, इस तरीके से एग्जैक्टली एल बनता है, वो राइट एंगल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल वी से थोड़ा ज़्यादा ओपन होता है, एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 से ज़्यादा बट 180 से कम। जैसे एग्जांपल के तौर पे 110, 105, 125, 135, 155, 175, 179, ये इसके एग्जांपल है। 180 से कम होना चाहिए, 90 से ज़्यादा। ठीक है, ये वी तो बनता है पर थोड़ा ओपन खुला हुआ वी बनता है इस तरीके से, जिसकी फिगर होगी। ठीक है, ये इनकी पहचान है। अगर एल मिले तो राइट एंगल, वी मिले तो एक्यूट एंगल, वी से थोड़ा ज़्यादा ओपन हो तो ऑब्ट्यूस एंगल। अगला आता है हमारा स्ट्रेट एंगल, एन एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री के इक्वल हो, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। जैसे कि ए ओ बी, ये जो एंगल है 180 डिग्री का होगा, बिल्कुल सीधी लाइन होती है इसके अंदर। पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री का एंगल पी क्यू आर। ये भी एम एन पी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल एम एन पी 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन है। एक्स वाई जेड 180 डिग्री का। आपको देखिए एक स्ट्रेट लाइन, लाइन सीधी है तो एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। इसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360। 180 से ज़्यादा हो पर 360 से कम हो, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एग्जाम्पल के तौर पे 190, 200, 230, 250, 300, 320, 350। 360 से नीचे होना चाहिए बस, और 180 से ज़्यादा रिफ्लेक्स एंगल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इनकी जो फिगर होगी कुछ इस तरीके से बनी होगी। ठीक है, जैसे कि 320, इसमें वी तो बनेगा बट जो सर्कुलर पार्ट होगा वो इसका आउटसाइड होगा, बाहर की तरफ बना होगा। जैसे कि एंगल एक्स वाई जेड, सर्कुलर पार्ट कहाँ इसके बाहर की तरफ है, तो ये क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। 300 डिग्री, 270, 320, 300 से कम, 360 से कम और 180 से ज़्यादा होंगे, वो होंगे रिफ्लेक्स एंगल। अगला आता है कंप्लीट एंगल, यानी पूरे एक सर्कल चक्कर लगा लेता है तो वह कहलाता है 360 डिग्री का एंगल, उसे कहेंगे कंप्लीट एंगल। जैसे मैंने इसी सर्कुलर पार्ट को 4 हिस्सों में बांट दिया, एंगल 1, 2, 3, 4, चारों को जब ऐड करेंगे तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। और एक सर्कल हमेशा 360 डिग्री के बराबर होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। इसके बाद आता हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उस एंगल को कहेंगे जहाँ पे दो एंगल, पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज़ 90 डिग्री, दो ऐसा एंगल अलग अलग या सेम भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, जिनका सब 90 डिग्री आ जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, दोनों का ऐड करने में कितना आ रहा है, 90 डिग्री। 45, 45, दोनों का ऐड करने में कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो ये कहलाएंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगला है सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे एंगल जिनको सम करने पे 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। जैसे 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इन्हें कहेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद आता हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे कहेंगे, इसमें 3 कंडीशन का हमारा फुलफिल होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन है कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दूसरी कॉमन आर्म होनी चाहिए, थर्ड देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ कॉमन आर्म। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ बी, दो एंगल है। पहली कंडीशन है कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो देखो जरा जो ओ पॉइंट है, मैं पहले एंगल की बात करता हूँ, एंगल ए ओ सी, ओ पॉइंट आ रहा है इसके अंदर। एंगल ए ओ बी, इसमें भी ओ आ रहा है, कॉमन वर्टेक्स हुआ। कॉमन आर्म, ठीक है, जैसे पहला एंगल हमारा हुआ ए ओ सी, इसमें कौन आ रही है, हमारी रे आ रही है ओ ए। दूसरा एंगल ए ओ बी, तो इसमें भी कौन आ रही है, ओ ए आ रही है, कॉमन आर्म हुई। दे आर नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन कौन सी होती है, ओ सी और ओ बी, क्योंकि इस वाले एंगल में इसकी जो आर्म है वो ओ ए और ओ बी है, दूसरे वाले एंगल में ए ओ सी है तो ओ ए और ओ सी है। बोले नॉन कॉमन आर्म यानी कि ये दोनों अपोजिट साइड में होने चाहिए कॉमन आर्म के। अभी ये ओ ए कॉमन थी तो ये इसके अपोजिट में और ये इसके अपोजिट में है। ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हो, या फिर इन शॉर्ट में आप ये भी समझ सकते हो कि एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल नहीं बनाना चाहिए। कहने का मतलब नो ओवरलैप,
आप ये भी कह सकते हो नो ओवरलैप, एक के ऊपर एक एंगल नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएगा। जिस एंगल में इन तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं वो एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया AOC और AOB, तो O कॉमन आ रहा था, OA कॉमन आ रही थी, और ये एंगल अलग बना हुआ है, ये अलग बना हुआ है, एक दूसरे के ऊपर नहीं बने हुए, तो ये एडजेसेंट एंगल का एग्जाम्पल होगा। मैंने राइट निशान मार दिया। वहीं पर देखो ज़रा, एंगल AOB दूसरा एंगल हमारा, अब इसमें एंगल AOB और एंगल BOC या COB कह सकते हो। तो देखो ज़रा, एंगल AOB में O आ रहा है, ठीक है, एंगल BOC इसमें भी O आ रहा है, तो कॉमन वर्टेक्स तो हुआ, कॉमन आर्म। एंगल BOC और एंगल BOA दोनों में OB आ रही है, ठीक है। इसके बाद थर्ड रूल क्या था, नो ओवरलैप, या फिर आप ये भी कह सकते हो जो कॉमन आर्म है आपकी यानी कि OB, जो नॉन कॉमन आर्म है यानी OC और OA, ये इस वाली आर्म के अपोजिट में होनी चाहिए, यानी एक इधर होनी चाहिए और एक इधर होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है। या फिर नो ओवरलैप वाला कह सकते हो कि ये वाला जो एंगल बना हुआ है इस एंगल के ऊपर ये बन गया, तो इसे को क्या बोलेंगे, ओवरलैप बोलेंगे, इस वजह से ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ दे दिया, जैसे मैंने नाम AOB एक एंगल, दूसरा एंगल COD, दोनों में O आ रहा है, कॉमन आर्म हो गई, ठीक है, सॉरी कॉमन वर्टेक्स हो गया, कॉमन आर्म। अब AOB और COD दोनों में कोई कॉमन आर्म आ ही नहीं है, तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। इस तरीके से आप किसी भी एडजेसेंट एंगल को चेक करना है तो तीन कंडीशन को वेरीफाई करोगे, पहला कॉमन वर्टेक्स, दूसरा कॉमन आर्म, तीसरा नो ओवरलैप, ठीक है। यानी एक के ऊपर एक नहीं बना होना चाहिए, आप या तो ऐसे समझ ले या ऐसे समझ ले कि जो कॉमन आर्म है, बाकी जो बची दो आर्म है वो इसके अपोजिट में होनी चाहिए, यानी एक इधर और एक दूसरे अपोजिट में होनी चाहिए, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये होता है एडजेसेंट एंगल। अगला पार्ट आता हमारा लीनियर पेयर ऑफ ए एंगल, यानी कि अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज सम इज़ 180 डिग्री, यानी कि एक ऐसा एडजेसेंट एंगल जिनका सम अगर 180 डिग्री आ जाए तो वो लीनियर पेयर कहलाएगा। इस बात को अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो एक स्ट्रेट लाइन के अगर दो टुकड़े हो रहे हों तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है BOC, पहला पार्ट ही हो गया एंगल AOC, दूसरा हो गया AOB, दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ये एडजेसेंट एंगल भी है, क्यों, क्योंकि O इसमें कॉमन वर्टेक्स होगा, OA कॉमन आर्म होगी और ये दोनों साइड इसके अपोजिट में है, तो एडजेसेंट एंगल इस तरीके से बन जाता है। सीधी लाइन है, दो पार्ट है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा। सीधी लाइन है, एंगल 1 प्लस 2 सम 180 डिग्री होगा, इसे बोलेंगे लीनियर पेयर। अगला आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, टू लाइन्स आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग, दो लाइनों को इंटरसेक्टिंग कहा जाएगा कब, व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स इज नॉट सेम एवरीवेयर दे इंटरसेक्ट एट अ सम पॉइंट। यानी दो लाइनें हैं ऐसी, जैसे मान लो मैंने पहली लाइन बनाई, दूसरी लाइन बनाई, इनके बीच का मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक किया, ठीक है, ये वाला मान लो 3 मीटर है, यहाँ से चेक किया तो ये 4 हो गया, यहाँ से चेक किया 5 हो गया। इस तरीके से या तो जिनका डिस्टेंस है सेम ना रहे, घटता बढ़ता दोनों ही हो सकते हैं, अगर इनके बीच का गैप एक समान ना हो तो उन लाइनों को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट लाइन। अगर मैं इस लाइन को बढ़ाऊँ आगे, ये लाइन बढ़ाई और इस लाइन को बढ़ाऊँ आगे में, तो ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही देंगी, ठीक है। यानी एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ बना रखा है, ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, O पे, दो लाइनें अभी फ़िलहाल इंटरसेक्ट तो नहीं करें, लेकिन इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये आगे जाके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़रूर इंटरसेक्ट करेंगी, और इनका जो बीच का गैप है वो हमेशा कम ज़्यादा ही होगा। अगला पॉइंट आता हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन, ठीक है। अब जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी, और पैरेलल की डेफिनेशन क्या है वो इसमें मैंने बताई है, टू लाइन आर सेड टू बी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइनें नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी कब, व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ सेम एवरीवेयर, यदि उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम रहे। अगर मैंने यहाँ से नापा 3 मीटर है, यहाँ से नापा ये भी 3 है, इसको बढ़ा दिया, यहाँ से नापा ये भी 3 है, यानी कि ज़रूरी है 3 ही होगा, 3 से ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन सेम रहेगा। 3 है तो 3 3 का गैप रहेगा, 5 है तो 5 5 का गैप रहेगा, 8 है तो 8 का रहेगा।
तो उसे कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन। जैसे दो लाइनें हैं, इनको मैंने इतना बढ़ा दिया, इनके बीच का जो गैप है नाप के देखा बराबर आ रहा है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसीलिए क्या कहलाएंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर पैरेलल लाइन कहलाएंगी। क्लियर। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है ट्रांसवर्सल लाइन का। अ लाइन दैट पासिस थ्रू टू और मोर लाइन इन द सेम प्लेन एट अ टू और मोर डिस्टेंट पॉइंट, यानी कि एक प्लेन के ऊपर दो या दो से ज़्यादा लाइनों को कोई लाइन अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। जैसे यहाँ पे लाइन एल और एम है, एक लाइन आई जिसका नाम एन था, वो इन दोनों लाइनों को पॉइंट ए और बी पर इंटरसेक्ट करके चलेगी। इसी तरीके से लाइन एल एम एन है, एक लाइन आई पी जो इस लाइन तीनों लाइनों को पॉइंट ए बी सी पर इंटरसेक्ट करके चली गई। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होंगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ठीक है, इन दोनों लाइनों को ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे हम। अगला पॉइंट आता हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन ऑन अपोजिट साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दो लाइनें जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, इस इंटरसेक्ट पॉइंट की अपोजिट साइड में जो एंगल होते हैं आपस में बराबर होंगे, इसे बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर अपोजिट एंगल भी कह सकते हैं। एंगल 2 बराबर 4 के होगा, एंगल 1 बराबर 3 के होगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया, लाइन एल और एम है जिसको लाइन पी है इन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इस इंटरसेक्ट पॉइंट के अपोजिट में एंगल 1 बराबर एंगल 2 के होगा, इस इंटरसेक्ट पॉइंट के अपोजिट में एंगल 3 बराबर एंगल 4 के होगा। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगला पॉइंट आता हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इक्वल व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल। जैसे दो लाइनें हैं, अगर दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल, एल है ये एम है, ठीक है, अगर ये लाइनें आपस में क्या होती हैं, पैरेलल हों, क्या हो, पैरेलल हो, और तीसरी लाइन आई इनको दो पॉइंटों पे काट के चली जाए, तो सेम साइड में बनने वाले एंगल, जैसे कि यहाँ पे सेम साइड में एंगल 1 और 2 सेम साइड में आ रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 4 सेम साइड में आ रहे हैं। इसी तरीके से दोनों लाइनें अगर पैरेलल हों, ये एल है ये एम है, दोनों लाइनें पैरेलल होनी ज़रूरी हैं तभी ही ये रूल लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। और तीसरी लाइन है जो इनको दो पॉइंट पे काट के जा रही हो, तो देखो सेम साइड में कौन है, 6 बराबर 5 के होगा, इसी तरीके से 7 बराबर 8 के होगा। ठीक है, मैंने इसकी फिगर को नीचे भी यहाँ पे समझाने के लिए बताया आपको कि देखो इसमें एफ़ की पहचान रहेगी। अगर आपका एफ़ बनता है, लेकिन कब, जब लाइनें पैरेलल हो तभी आपको एफ़ चेक करना है, अदरवाइज़ नहीं। दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल 1 बराबर एंगल किसके होगा, 2 के, इसमें भी एफ़ बन रहा है 3 बराबर 4 के, इसमें भी एफ़ बन रहा है एंगल 6 बराबर 5 के, इसमें भी एफ़ बन रहा है 7 बराबर 8 के। तो ऐसे एंगल को कहेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, लाइन पैरेलल होंगी तो एंगल इक्वल होते हैं। आपको गिवन होना चाहिए कि लाइनें पैरेलल हैं तभी आपके एंगल इक्वल होंगे, ट्रांसवर्सल की सेम साइड वाले एंगल। इसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। देखो इसमें क्या बताया जाता है, जो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में पढ़ा जस्ट उसका रिवर्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो एंगल इक्वल होते हैं, ट्रांसवर्सल की सेम साइड। यहाँ पे जस्ट उसका रिवर्स होगा, अगर ट्रांसवर्सल की सेम साइड वाले एंगल बराबर होते हैं तो लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। फिगर आपको वही क्या देखनी है, एफ़ की देखनी है। ठीक है, जैसे इसमें एंगल 1 बराबर 2 के है, एफ़ बना, ट्रांसवर्सल की सेम साइड है। इसी तरीके से दोनों लाइनें ट्रांसवर्सल काट रही है, सेम साइड बनने वाले एंगल बराबर हैं। ठीक है, या तो एंगल 3 4 बराबर होगा, या एंगल 5 6 बराबर होगा, या एंगल 7 8 बराबर होगा। इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो समझ जाना ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और हमें रीज़न क्या देना होगा, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं फिर बता दूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में लाइन पैरेलल होती है तो एंगल इक्वल होते हैं, इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कन्वर्स में क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल होंगे तो लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पर ध्यान रहे ट्रांसवर्सल की सेम साइड वाले एंगल, फिगर याद रखनी हो तो एफ से याद रख सकते हो आप। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके अंदर भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं
ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे और इसमें फिगर बनती है जेड की, एंगल 1 बराबर 2 के हो जाता है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 के। लाइन ये अगर इस तरीके से दे रखी है एल और एम, तो एंगल 5 बराबर एंगल 6 के, ठीक है, और एंगल 8 बराबर 7 के। अगर जेड की फिगर आपको दिखती है, लेकिन ये कब देखना है, जब दो लाइनें पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल लाइन काट के जा रही हो, तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट में एक एंगल इधर और एक एंगल नीचे, इसके अपोजिट वाले एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं ट्रांसवर्सल के। तो लाइनें पैरेलल होंगी तो एंगल इक्वल होंगे, 1 बराबर 2 के, 3 बराबर 4 के, 5 बराबर 6 के, 7 बराबर 8 के। तो इसे बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और कन्वर्स में क्या होगा, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में आपको एंगल इक्वल दिए जाएंगे और आपकी लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, लेकिन कंडीशन सेम रहेगी, जेड वाली फिगर होनी चाहिए, यानी कि ट्रांसवर्सल के अपोजिट वाले एंगल बराबर होंगे, अपोजिट वाले। जेड की फिगर बने तो समझ जाना कि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। लाइन पैरेलल होगी, एंगल इक्वल होंगे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर एंगल इक्वल दे दिया आपको तो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, उसे बोलेंगे कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, अगला पार्ट आता हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसमें क्या बताया जाता है कि उसमें जेड बनता है, जेड के अंदर वाले एंगल होते हैं। अब एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाले एंगल, जेड बना हुआ है, जेड के बाहर वाला, जेड के बाहर वाला, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से जेड बना, बट यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, लाइनें पैरेलल होनी ज़रूरी हैं तभी एंगल बनेगा। अगर लाइनें पैरेलल नहीं है तो ये एंगल बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और जेड बन रहा है, जेड के ऊपर वाला और जेड के नीचे वाला, जैसे मैंने आपको जेड बना के दिखाया, यहाँ पे दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो जैसे कि आपका ये जेड बन रहा है ये वाला, तो जेड के नीचे वाला और जेड के ऊपर वाला एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीके से अगेन ये जेड बन रहा है, तो जेड के ऊपर वाला और जेड के नीचे वाला दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कब, लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल इक्वल होंगे जेड बनने पे। इसे बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा कर दिया जाए, आपको दे दिया जाए कि एंगल बराबर हैं, गिवन में क्या दे दिया जाए, एंगल, इनमें से कोई भी एक कंडीशन दे दी जाए, तो आप समझ जाना कि आपकी लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और इस रूल को क्या कहेंगे, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर, लाइन पैरेलल है, एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल इक्वल है, लाइनें पैरेलल होंगी, इसे बोलेंगे कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसके बाद आता हमारा को इंटीरियर एंगल, जिसको हम ये भी कह सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल बिटवीन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। यानी कि एक ट्रांसवर्सल साइड के सेम ही साइड बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। जैसे कि ये वाली फिगर देखो, एंगल 3+4, या फिर ये वाला एंगल 5+6, या फिर ये वाला एंगल 7+8, इनका सम कितना रहेगा, 180 ही रहेगा। इसे क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल कहेंगे। 1+2 3+4, इसकी पहचान क्या, आपको सी या फिर यू से पहचान करनी है। या तो आप सी बोल रहे या फिर यू बोल रहे हैं, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। दोनों तरफ बनने वाले एंगल का सम 180 होगा। लेकिन कब, जब आपकी लाइनें पैरेलल हों तभी ये रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज रूल अप्लाई नहीं होगा। आपको दिया जाएगा लाइन पैरेलल है तो सम 180 डिग्री होगा, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। लेकिन इसका कन्वर्स क्या होता है, आपको दे दिया जाए, कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, या फिर ये दे दिया जाए, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। अब देखो, इतना लंबा चौड़ा लर्न करने के बजाय सिंपल सा आप ये लिख सकते हो, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होगा, आपको ये दिया जाएगा कि दो लाइनों के अंदर की तरफ बनने वाले एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इस रूल को हम क्या कहेंगे, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किसे कहेंगे, आपको ये दे दिया जाए लाइन पैरेलल है तो एंगल का सम क्या रहेगा, 180 रहेगा, वो कहलाएगी हमारी को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला रूल आता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, और इस रूल को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, इसे कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इसके बाद हमारा अगला रूल है इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle formed is equal to the
सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यदि कोई ट्रायंगल है जिसकी एक साइड को अगर प्रोड्यूस कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, इसको मैंने यहाँ से बढ़ाया, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, मैंने अलग अलग एग्जांपल दिए आपको, यानी कि किसी भी तरफ से बढ़ाया जाए तो इसकी तरफ जो बाहर बनने वाला एंगल होता है, इसके अंदर वाले के अपोजिट जो एंगल होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 + 2 के। एंगल ये वाला जो 3 बराबर होगा इसके इंटीरियर वाले के अपोजिट वाले, ये एंगल और ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। बाहर वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर, बाहर वाला इन दोनों एंगल के सम के बराबर, बाहर वाला 1 + 2, ये बाहर वाला 1 + 2 के बराबर होगा। इस रूल को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अंदर वाले दोनों एंगल का सम बाहर वाले के इक्वल होता है। अगला रूल आता हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन अ सेम लाइन आर पैरेलल टू द ईच अदर। यदि हम किसी एक ही लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हैं, जैसे मैंने लाइन बनाई L, इसके ऊपर पहली लाइन बनाई M जो कि परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन बनाई N जो कि इस पर भी परपेंडिकुलर है, P जो वो भी L पे परपेंडिकुलर है। अगर एक ही लाइन पे अलग अलग परपेंडिकुलर बनाया जाए तो हमेशा आपस में क्या रहते हैं, पैरेलल ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ज़रा क्या बना रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये क्या बन रहे हैं, ट्रांसवर्सल की सेम साइड बनने वाले एंगल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इनका कंक्लूजन निकलता है कि तीनों लाइनें आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल। ठीक है, अगर 3 या 3 से ज़्यादा जितनी भी लाइनें एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर होंगी तो हमेशा आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। और इसी तरीके से दो लाइनें, 2 लाइन्स विच आर पैरेलल टू द थर्ड लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू द ईच अदर। कहने का मतलब जैसे लाइन L है ये पैरेलल है M के, ये दे दिया जाए, और वहीं पर लाइन N है वो भी पैरेलल है L के, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो उनका कंक्लूजन ये निकलेगा कि तीनों लाइनें आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। और पैरेलल क्या होती है मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, दो लाइनें जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और जिनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक, अगला आता हमारा ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। अगर कोई ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइडें आपस में क्या है, इक्वल है, तो उसे हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी तीनों साइड इक्वल हो तो उसका ईच एंगल यानी एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी तीनों कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। क्लियर। और इसी के साथ हमारे चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें।